हेलो एवरीवन, रघुवर जी के में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में परियोजना कार्य का लाभ है। तो सामाजिक अध्ययन में परियोजना कार्य का क्या लाभ है? तो ऑप्शन ए हमारा है, छात्रों में स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की शक्ति का विकास करना। तो सामाजिक अध्ययन में परियोजना कार्य का यह लाभ होता है कि छात्रों में स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की शक्ति का विकास किया जाए। ऑप्शन बी है, छात्रों में एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना का बढ़ावा दिया जाए। ये भी क्या है? यह आपका सामाजिक अध्ययन में परियोजना कार्य का लाभ होता है। ऑप्शन सी है, छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता का विकास करना। तो छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता का विकास करना भी आपका सामाजिक अध्ययन में परियोजना कार्य के अंतर्गत आता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या परियोजना का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा आपका परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है, छात्रों में अध्यापन का विकास करना। उसके बाद ऑप्शन बी है, छात्रों को अध्ययन किए जाने वाले विषय की गहन जानकारी देना। तो यह क्या है? यह परियोजना का उद्देश्य होता है कि छात्रों के अध्ययन किए जाने वाले विषय की गहन जानकारी दी जाए। ऑप्शन सी है, छात्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का कौशल विकास किया जाए। तो यह भी क्या है? परियोजना कार्य है। ऑप्शन डी है, छात्रों में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। तो यह भी आपका परियोजना का उद्देश्य है। इसमें से कौन उद्देश्य नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि छात्रों में अध्यापन का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामूहिक परियोजना कार्य निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सामूहिक परियोजना कार्य यह आपका किसके लिए उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है, छात्रों को गृह कार्य देने के लिए। ऑप्शन बी है, छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए। ऑप्शन सी है, छात्रों के बीच मौज मस्ती का माहौल पैदा करने के लिए। और ऑप्शन डी है, शिक्षक के मनोरंजन के लिए। तो सामूहिक परियोजना कार्य किसके लिए उपयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार परियोजना कार्य में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो परियोजना कार्य में अध्यापक की भूमिका क्या होती है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है, केवल मूल्यांकन करने की। तो अध्यापक केवल मूल्यांकन करते हैं। या ऑप्शन बी है, केवल मार्गदर्शन करने की। या ऑप्शन सी है, केवल एक शांत दर्शक की। या ऑप्शन डी है, केवल प्रश्न पूछने की। तो आपका क्या है, परियोजना कार्य में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल मार्गदर्शन करने की। परियोजना कार्य में टीचर केवल मार्गदर्शन बच्चों का कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य का देने का कारण है। तो सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य क्यों दिया जाता है, इसका कारण क्या है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है, विद्यालय शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य देने का कारण है कि विद्यालयी जो शिक्षा होता है इसे हम क्या करें, सामाजिक वास्तविकता से जोड़ा जाए। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्न में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है? परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्न में से किसे सबसे अधिक कम महत्व दिया जाता है? तो सबसे कम महत्व किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है कि अधिगम प्रतिफल। ऑप्शन बी है प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की प्रतिभागिता। और ऑप्शन डी है शिक्षक का मार्गदर्शन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, शिक्षक का मार्गदर्शन इसका सबसे कम महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि? तो लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है, क्या दिखाया जा सकता है?
तो ऑप्शन ए हमारा है इनका विश्लेषण करके इनके विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को इन स्थानों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना चाहिए, तो यह गलत होगा, जैसे हैं वैसे ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। ऑप्शन सी है वे जैसे पाठ्य पुस्तकों में वर्णित है उसी प्रकार के हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी है यह संस्थान प्रभावशाली नहीं है, तो यहाँ निगेटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या परियोजना का एक गुण है? तो परियोजना का इनमें से कौन सा एक गुण है? तो ऑप्शन ए हमारा है परियोजना कार्य के माध्यम से छात्र देखकर सीखने में सक्षम हो जाते हैं। ऑप्शन बी है परियोजना कार्य के माध्यम से छात्र अपने अनुभवों के आधार पर सीखने में सक्षम हो जाते हैं। ऑप्शन सी है परियोजना कार्य के द्वारा छात्र अपने अनुभवों के आधार पर सीखने में सक्षम नहीं होते हैं, तो निगेटिव वाला तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन डी है परियोजना कार्य के माध्यम से छात्रों में शिक्षण संबंधी गुणों का विकास होने लगता है। तो इनमें से हमें बताना है कि निम्न में से क्या परियोजना का गुण होता है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी कि परियोजना कार्य के माध्यम से छात्र अपने अनुभवों के आधार पर सीखने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा परियोजना कार्य का गुण है? तो परियोजना कार्य का इसमें से गुण क्या हो सकता है? तो विद्यार्थियों को स्वतंत्रता, तो यह क्या होता है? यह आपका परियोजना कार्य का गुण होता है। उसके बाद 2 नंबर है श्रम की महानता, तो श्रम की महानता भी आपका यह परियोजना कार्य का गुण है। ऑप्शन सी है पुस्तकीय दोषों से युक्त, तो पुस्तक दोषों से युक्त नहीं होना चाहिए, तो ये आपका परियोजना कार्य का गुण नहीं होगा। ऑप्शन डी है समायोजन का भाव, तो समायोजन का भाव भी आपका परियोजना कार्य का गुण होता है। तो परियोजना कार्य का गुण इसमें से कौन कौन सा है? तो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित कौन सा कथन सही है? मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित कौन सा कथन इसमें सही है? तो ऑप्शन ए है मापन तथा मूल्यांकन में समानता तथा असमानता दोनों पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर होगा कि मापन और मूल्यांकन में समानता और असमानता दोनों पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन यह मुख्य रूप से किस पे बल देता है? तो ऑप्शन ए है मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। ऑप्शन बी है कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने। ऑप्शन सी है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने। और ऑप्शन डी है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है, तो यह आपका बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है परियोजना का आकलन। ऑप्शन बी है पाठ के अंत में आकलन। ऑप्शन सी है सत्र के समाप्त होने पर आकलन। या ऑप्शन डी है कक्षा के दौरान आकलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कि सत्र के समाप्त होने पर आकलन। यह आपका शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। तो संक्रियात्मक मूल्यांकन किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है ग्रेड का निर्धारण करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थी के सीखने का सारांशीकरण करना। ऑप्शन सी है प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना। या ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। तो संक्रियात्मक मूल्यांकन किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है परियोजना एक प्रकार का अन्वेषण है जो छात्र द्वारा डैश रूप से किया जाता है। परियोजना क्या है? एक प्रकार का अन्वेषण है जो छात्र द्वारा डैश रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिगत। ऑप्शन बी है सांसारिक। ऑप्शन सी है सामाजिक और ऑप्शन डी है पारिवारिक। तो परियोजना एक प्रकार का अन्वेषण है जो छात्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो परियोजना विधि का जन्मदाता आपका किलपैट्रिक को माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खुली किताब मूल्यांकन का मेन उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा है, विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों पर सही सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। तो इसमें हमें बताना क्या है? इसमें बताना है कि खुली किताब मूल्यांकन, तो खुली किताब मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्य और वर्णनों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में मदद करेगा? तो ऑप्शन ए हमारा है, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में महत्व करता है। तो यह आपका टीचर को यह समझने में आपका मदद करता है कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक अवस्था का काल होता है। तो संवेगात्मक अवस्था कब से कब तक होता है? तो संवेगात्मक अवस्था आपका जन्म से 2 वर्ष तक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका काल कब से कब होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल कब से कब तक होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल आपका 7 से 12 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह हमने पेडागोजी का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।